इससे अभी बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ। गवर्नमेंट ने कमिट किया कि आप अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया में करोगे तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। तो वो सामने वाले पार्टी ने फॉरेन की कंपनी थी, उसने काम चालू किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने काम चालू किया, उसने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया और गवर्नमेंट ने उसके बाद पॉलिसी निकाली। और वो पॉलिसी जब निकाली तो उसके अंदर वो एलिजिबल होगा ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट में निकाला ही नहीं। और वो जितनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो आज उस पॉलिसी के बेनिफिट से वंचित हो गया। तो हैंड इन हैंड चलना है, गवर्नमेंट को भी हैंड इन हैंड चलना है डेवलपमेंट के, और जो डेवलपर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है या जो भी सेटअप करता है, उसको भी पॉलिसी के हैंड इन हैंड चलना है। वो भी ज़्यादा फास्ट ना हो, या तो फास्ट हो तो ही हैव टू मेक श्योर कि गवर्नमेंट मेरे साथ है। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। लोगों का लैंड किसी और के नाम पे, लैंड का मेजरमेंट कुछ अलग है और हम लोग इधर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ अलग सबमिट कर रहे हैं। मिसमैच इतना है तो वो चक्कर में ना, और इजीली आइडेंटिफाइबल है, जो हमारे जैसा आदमी है या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो आदमी है ना, वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं अरे क्या क्या मिसमैच है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार जाना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई दादाजी के नाम पे जगह है और यहाँ पे कोई ओनरशिप और दूसरा ही कोई तीसरा ही आदमी वहाँ पे बिजनेस करना चाह रहा है, ना कोई लीज एग्रीमेंट है और ना कोई ओनरशिप है उस जगह की, ना कोई लिंकेजेस है उस जगह के साथ, और आप बिल किसी और के नाम से ले रहे हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, और आप कंपनी के पेपर्स किसी तीसरे ही नाम के आप सबमिट कर रहे हो। तो ये सारी मिसमैचेस, मतलब खिचड़ी बनी हुई है, खिचड़ी बनी हुई है। तो अपना काम है इसको सिंप्लीफाई करना, जो गवर्नमेंट को चाहिए वही चीज़ देना। अननेसेसरी उनका भी टाइम ना जाए इस चीज़ में और आपका भी टाइम ना जाए इंसेंटिव्स लेने में। तो फॉर दैट रीज़न ये जितना क्रिस्प और क्लियर होता है पहले ही फेज़ में, जैसे इन्वेस्टमेंट के डिस्कशन या कंसल्टिंग में ही अगर ये सब चीज़ें क्लियर होती ना, तो प्रोजेक्ट करने वाले को भी ये पता है कि यार मुझे ये सारे पेपर वर्क के थ्रू जाना है, एंड इफ़ आई कैन गो थ्रू ऑल दिस पेपर वर्क देन यू आर एंटाइटल्ड, यू आर रिवॉर्डेड विद प्लेंटी ऑफ अबंडेंस ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। वैसे सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बहुत लोग खिचड़ी बना के भी आपके पास पहुंचते हैं, तो उनके इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को क्या आप भी अपने सर्विसेज के जरिए सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं? डेफिनेटली सर, हमारा काम वही है। सबसे पहले ना सर, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे क्लैरिटी है तो मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊंगा। तो मुझे ये सब चीज़ें पता होने की वजह से आप लोगों को ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको क्लैरिटी मेरे तरफ से एप्लीकेशन करने के पहले ही मिल जाएगी, और मैं ये सारा असिस्टेंस आपको दे दूंगा। देखो भैया ये आपको अगर ये नहीं है पेपर तो इसके लिए ये पेपर बना लो, ये पेपर को लिंक करने के लिए ये पेपर की ज़रूरत है। सो ये जो चीज़ है, हमारा कंसल्टिंग का काम ही वो है कि इसको सही फॉर्मेट में लाना आपके प्रोजेक्ट को, और सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बातें तो हमारी बहुत चल रही है अच्छे से, लेकिन सर मुझे ये बताइए, ऑब्वियसली सर बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं जो खुद से स्टडी करते हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और खुद ही से समझ के, खुद ही से सीख के, खुद ही से एप्लीकेशन भी करते हैं। हालांकि कुछ लोग सक्सेसफुल भी होते हैं जिनका समझदारी है ना सर, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ के चक्कर में ट्रायल्स एंड एरर्स मतलब करते हैं, अटेम्प्ट करने के चक्कर में बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स कर बैठते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो जो खुद से जो अटेम्प्ट करते हैं लोग, उनके टॉप 3 कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, फिर बाद में आपके पास आके जो खिचड़ी पक जाती है उसके बाद आपके पास आते हैं, फिर वहाँ पे और क्या 3 प्रॉब्लम्स आप नए आइडेंटिफाई करते हो? तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है ना, कि गवर्नमेंट के पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन। हर एक जब कोई पॉलिसी पढ़ता है ना, तो वो पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास कोई आते हैं, अरे मैंने तो पॉलिसी पढ़ी, उसमें तो 70% बेनिफिट है, आप 100 कैसे बोल रहे हो? तो जिसका जो प्रोफेशनली उसके अंदर डे एंड नाइट इन्वॉल्व है ना, दैट ही इज़ अ बेटर पर्सन टू गाइड। और कभी कभी हमें भी चैलेंज आते हैं, वी मेक श्योर कि वी करेक्ट दिस फ्रॉम डिपार्टमेंट कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से बेसिकली इनसाइड ऑफ दिस सेंटेंस इन दिस पॉलिसी। मतलब 70% तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर में, लेकिन जब इन्होंने विभाग में, क्योंकि इन लोग के भी कनेक्शंस काफ़ी डीप होते हैं तो इतने सालों के मेहनत से बनते हैं,
तो ऑब्वियसली ये जब अपने तरफ से करेक्शन करते हैं, पूछते हैं, तो अंदर से विभाग के अंदर से पता चलता है कि नहीं 70 नहीं 100% है, लेकिन वो इस तरीके से। हर चीज ट्रायल एंड एरर से सीखना स्मार्ट नहीं होता है, कभी कभी सही शॉर्टकट होता है राइट एक्सपर्ट के डायरेक्शन में। एग्रो टूरिज्म में रॉन्ग ट्रायल्स एंड एरर का कॉस्ट ज्यादा होता है, इसमें टाइम भी जाता है, एनर्जी भी, और कभी कभी रॉन्ग डिसीजन भी हो जाता है। अगर आप स्मार्ट रूट लेना चाहते हो तो अभी अप्लाई करो हमारे एग्रो टूरिज्म के फिट चेक एंड डायरेक्शनल कॉल के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन करो। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है हमारे साथ, जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं, ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेशन को हमारे साथ अटेंड कीजिए, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर में अलग अलग कंपोनेंट्स में कैपिटल सब्सिडी दी है। होटल्स में भी, अकोमोडेशन में ए और बी है। ए में होटल्स, रिसोर्ट्स, कॉटेजेस है, तो उनको 20% कैपिटल सब्सिडी है। अगर ये एग्रो टूरिज़्म है, अगर ये रूरल टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, या अगर ये एडवेंचर पार्क है, थीम पार्क है, तो उसको 15% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। लेकिन लोगों को ये नहीं, टूरिज़्म प्रोजेक्ट में तो 20% मिल रहा है, 15% कैसे बोल रहे हो? तो ये कुछ करेक्शंस होते हैं। उसके बाद जोन के भी कुछ क्लासिफिकेशन, कोई जोन में 100% है, वही अगर आप जैसे म्यूनसिपल एरिया में अगर आप सेटअप करते हो ये प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट 75% सब्सिडी दे रही है। मुंबई और पुणे रीजन में अगर आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कर रहे हो तो गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो ये जोन समझ पाएगा, जो ये क्लासिफिकेशन समझ पाएगा, वही सही से बता जाए। लेकिन नहीं तो ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, अरे भाई इसमें तो 100% सब्सिडी है, या तो वो लोग रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेंगे, अरे अपन शायद 20 जोन में होंगे तो अपने को इतना ही सब्सिडी होगा। सो ये इंटरप्रिटेशन जो है ना स्कीम का, ये इन्फॉर्मेशन को भी कभी कभी मिसरीड किया जाता है, और वहाँ पे काफ़ी लोग फिर करेक्ट नहीं समझ पाते कि यार हमें एग्जैक्टली बेनिफिट कितना मिल रहा है। इसीलिए फॉर दैट रीज़न आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऐसे लोगों से ही काम करिए जिन्हें इसके अंदर का पूरा नॉलेज हो, बिकॉज चांस एक ही बार होता है गवर्नमेंट में। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स के लिए जाना है तो आप यू कैन नॉट डू दिस अगेन एंड अगेन। मतलब एक बार रिजेक्शन हो गया तो वापस से रीअप्लाई नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो केस में फिर आपका मतलब कुछ क्वेरी है ना, तो दैट कैन बी करेक्टेड। लेकिन कुछ बड़ा ही मैनिपुलेशन अगर उनके नज़र में आता है तो इट इज़ डायरेक्टली रिजेक्टेड। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड कॉमन मिस्टेक है कि रूट होता है एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन के रूट के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही वो होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत इनसफिशिएंसी होता है क्लाइंट एंड पे, कि यार ये भी कहाँ से लाऊँ, वो भी कहाँ से लाऊँ। कुछ ज़्यादा नहीं मांगती है गवर्नमेंट, सिंपल ही चीज़ें मांगती है, उसी से जो रिलेटेड है वही गवर्नमेंट मांगती है। लेकिन लोगों का उसके अंदर बहुत ये रहता है, क्या तैयारी कम रहती है, यार कौन करेगा, कैसे करेगा। सो फॉर दैट रीज़न आप एक अच्छी से कोई आदमी को ये पूरी जवाबदारी देकर अगर आप काम करोगे तो यू विल बी रिलैक्स एंड यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर बिजनेस। वो उसका काम करेगा डॉक्यूमेंटेशन का और ये सारी चीज़ों का। और थर्ड है कि राइट आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ सर्टिफिकेशन सही जाना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब आप एक साइड पे बोल रहे हो कि आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप बिल्स दे रहे हो 80 लाख के, या आप कुछ ज़्यादा बता रहे हो या आप कुछ कम बता रहे हो। तो ये यहाँ पे भी बहुत सारी गड़बड़े लोग करते हैं कि जो भी आप देखो, जो भी सब्सिडीज़ है या इंसेंटिव है वो आपके टोटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे है। तो उसको सही से अगर आप प्रूव कर पाए, उसके सर्टिफिकेशन सही से कर पाए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इट इज़ क्लियर कि आपको इंसेंटिव मिलेगा। नहीं तो लोग वो वाला जो फेज़ है वो सबसे क्रिटिकल फेज़ है और लोग वहाँ बहुत अटक जाते हैं। कहाँ पे एग्जैक्टली? यही कि जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रूफ्स है वो मैच होना, जो रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेशंस है वो सारे देना, जो सारे रिक्वेस्टेड
प्रूफ्स है इन्वेस्टमेंट के वो सही तरीके से देना, और वही गवर्नमेंट के भी फॉर्मेट में आपने सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना। नहीं तो आप बिल्स दे रहे हो XYZ अमाउंट के और आपके एप्लीकेशन में लिखा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है। तो ये सारी भी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं। टूरिज्म में ना n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे रिसोर्ट्स भी आता है, होटल्स भी आता है, होम स्टेज भी आता है, विलास भी आता है, एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, आप अगर बोलोगे एडवेंचर पार्क, एग्जीबिशन एंड जो भी आप सेंटर्स वगैरह सेटअप करते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इट इज़ अ पार्ट, कॉटेजेस भी अगर आप सेटअप करते हो, दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ टूरिज्म। सो इसके अंदर ऑब्वियसली सर एग्रो टूरिज्म गवर्नमेंट तो ज़्यादा प्रमोट कर रही है, एंड यही टूरिज्म पॉलिसी का एक एग्रो टूरिज्म भी एक कंपोनेंट है जो इसके अंदर एलिजिबल होता है। तो डेफिनेटली एग्रो टूरिज्म वालों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपका एग्रो टूरिज्म है तो आपने एप्लीकेशन सबमिट करते हुए एग्रो टूरिज्म ही सिलेक्ट करना चाहिए, आपने होटल या अकोमोडेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पता है एक और भी गलती करते हैं जो मैंने देखा है, एग्रो टूरिज्म रिजॉर्ट दे देते हैं। अब उनका क्या होगा सर? सर वो केस में गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगी कि व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ योर टूरिज्म प्रोजेक्ट? गवर्नमेंट ने n नंबर ऑफ कैटेगरीज दी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो आइदर यू आर अ रिसोर्ट, आइदर यू आर एग्रो टूरिज्म, बट यू कैन नॉट बी बोथ। सो फॉर दैट रीजन आपको वो एप्लीकेशन में ये कॉमन मिस्टेक भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसका मतलब जिन्होंने अपने आप को एग्रो टूरिज्म रिजॉर्ट घोषित करके रखा है, तो क्या उनको सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलने में दिक्कतें आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है। एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट कुछ नहीं होता है, एक तो रिसोर्ट होता है, नहीं तो एग्रो टूरिज्म होता है। रिसोर्ट में आप स्टे की फैसिलिटी देते हो, नो डाउट आप एग्रो टूरिज्म में देते हो, लेकिन यू शुड क्लेरिफाई, आप यू कैन नॉट से इट इज़ एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट, इट इज़ अ रिसोर्ट और इट इज़ एग्रो टूरिज्म। वैसे सर रिजॉर्ट के कंपैरिजन में एग्रो टूरिज्म में क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आप देख पाते हो सर, डॉक्यूमेंटेशन में या फिर बेनिफिट्स में? देखो रिसोर्ट में ना या होटल्स में आपको परमिशंस लेनी है कंस्ट्रक्शंस की। एग्रो टूरिज्म में आपको वो कोई बर्डन नहीं है, आप जस्ट एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन भी कर देते हो लोकल टूरिज्म रीजन टूरिज्म ऑफिस में, तो भी आपका परमिट हो जाता है कि इट इज़ अ एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट। रिसोर्ट में आपको बाकायदा कंस्ट्रक्शन की परमिशन, आपके लैंड को लैंड कन्वर्ट कराना है आपको कमर्शियल NMA या जो कमर्शियल एक्टिविटी में, एंड देन यू आर कैटेगराइज्ड एज रिजॉर्ट। हाँ वैसे सर 20 से 25 लाख रुपए तक लाइसेंसिंग फीस में चला जाता है, बात सच है क्या? 20 से 25 लाख सर ऑब्वियसली जब आप रिसोर्ट में या होटल्स में जाते हो आपको डेवलपमेंट चार्जेस भरने हैं, आपको लैंड कन्वर्जन के चार्जेस भरने हैं, आपको सारे परमिशंस लेने हैं, आपको कंस्ट्रक्शन भी वो नॉर्म्स का करना है। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्ट में और होटल्स में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। वेयर एज इन एग्रो टूरिज्म गवर्नमेंट भी चाहती है इसको ज़्यादा प्रमोट होए, तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को लीनियंसी रखी हुई है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन लो। बहुत सारे लोग सर ये कंपैरिजन समझना चाहते हैं कि वो रिजॉर्ट खोले या एग्रो टूरिज्म खोले, क्योंकि वो बेनिफिट समझना चाहते हैं कि एग्रो टूरिज्म को ऐसी क्या खास बेनिफिट मिल रही है टैक्सेशंस में जो कि नॉर्मली उनको रिजॉर्ट वाले में या फिर फार्म हाउस वाले टिपिकल प्रोजेक्ट्स में नहीं मिल सकती। देखो सर एग्रो टूरिज्म में क्या है ना, आपको बहुत बड़ा एग्जम्पशन दिया गया है टूरिज्म पॉलिसी के अंडर में कि आपको कोई लैंड के रिलेटेड जो अमाउंट लगने वाली कन्वर्जन की, डेवलपमेंट चार्जेस की, परमिशंस की, वो सारा बॉदरेशंस आपको एग्रो टूरिज्म से हटा दिया है। वेयर एज इन रिसोर्ट होटल्स आपको कंपलसरीली ये सारे पार्ट पे जाना ही पड़ता है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको एडिशनली लगते तब जाके आपके सैंक्शन होते हैं, उसमें हेडेक ज़्यादा है। हाँ हेडेक ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली कि आई वुड रिकमेंड कि अगर आप रूम्स कर रहे हो, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आपका एग्रो टूरिज्म पे मतलब आप कल्टीवेशन कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ ना आपका एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड अगर आपकी कम एक्टिविटीज़ है, आपकी स्टे और इसके रिलेटेड ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, तो आपने उसको रिसोर्ट में क्लासीफाई करना चाहिए। और आप क्लियर हो कि भाई नहीं हमारा एग्रो टूरिज्म पे ही फोकस ज़्यादा है, हमारी इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अराउंड दैट एग्रो टूरिज्म, हम कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, वहाँ जो कल्टीवेट होगा हम वहाँ पे ही बेचेंगे, वहाँ के साथ हम लोग ये 10 एक्टिविटीज़ भी रखेंगे, 1 डे 2 डे का आप वो सारा आपका सिनारियो वैसा बनाते हो, तो आपने एग्रो टूरिज्म में जाना चाहिए। एंड आपको ये एडवांटेज है कि आप एग्रो टूरिज्म में ये सारे हेडेक से बच जाते हो, जो रिमेनिंग परमिशंस और ये सारे होटल्स और इन लोगों को जिसमें से जाना पड़ता है, आप उसमें से जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो बहुत अच्छा और मेजर बेनिफिट है एक एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए। ओके वैसे सर टैक्स बेनिफिट के बारे में कुछ आप बता पाएंगे क्या सर?
टैक्स ही ना सर, अभी डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। अगर आप बिल्डिंग वहाँ खड़ी करोगे तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे रिसोर्ट और होटल के केस में। वेयर एज इन एग्रो टूरिज्म के केस में आपको डेवलपमेंट चार्जेस भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कितना आता है सर डेवलपमेंट चार्जेस ऑन एन एवरेज कुछ idea? सर वो लैंड कॉस्ट और जो भी आप सिविल कर रहे हो, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो हर एक रीजनल अथॉरिटी उसका डिसाइड करती है डेवलपमेंट चार्जेस। लेकिन आप अगर ऑन एन एवरेज हम समझिए कि अगर आप 10 रूम्स का एक विला कर रहे हो तो उसके लिए आपको नहीं बोला तो भी 25 से 30 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस आ सकते हैं। 25 से 30 लाख, यस। तो डिपेंड्स ना आप कौन से टाइप का स्ट्रक्चर कर रहे हो, वो थोड़ा सा और अलग पार्ट है। बट डेवलपमेंट चार्जेस भाई तो भरने ही पड़ते हैं आपको रीजनल अथॉरिटी। वेयर एज एग्रो टूरिज्म आपको वो नहीं भरने पड़ेंगे। मार्केट के एक बड़े प्रॉब्लम को मुझे बताइए सर। सर सबसे पहले है ना कि क्लैरिटी, जो आपको देखो पॉलिसी है ना गवर्नमेंट ने ओपन की हुई है, ये सभी के लिए अवेलेबल है। मुझे जितनी इक्वली अवेलेबल है उतनी आपको भी अवेलेबल है। लेकिन जो क्लैरिटी से आपको सारे बेनिफिट समझाएगा, जो क्लैरिटी से आपको सारा पर्सन गाइड करेगा ना, आपने उसी के साथ ये काम करना चाहिए। अभी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है ना सर, आधा अधूरा नॉलेज। हाँ सर हम आपका काम कर देंगे, कोई ये नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन सीधा स्टार्ट करो। अरे मतलब हमारा ये है कि पहले उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जल्दबाजी में जब कोई चालू हो जाता है, कोई कोलैबोरेशन या काम चालू हो जाता है, एसोसिएशन होता है, तो बहुत सारे लोग वही गलती करते हैं कि विदाउट एनी क्लियर पिक्चर, विदाउट हमें क्या करना है, स्कोप ऑफ वर्क मेरा क्या है, आपका क्या है, ये जब तक डिफाइन नहीं होता है, जब तक आप क्लियर नहीं हो कि बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, जब तक मैं क्लियर नहीं हो आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या रेडी है और मुझे क्या करना है, तो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट कि ये सारे चीज़ पे इनिशियली कोई फोकस ही नहीं करता है। लोग जल्दबाजी में है काम लेने के, डिलीवरी पे कोई ज़्यादा जल्दी ध्यान नहीं देता है। एंड वी आर वेरी मच कमिटेड कि हम लोग चाहते हैं कि भाई पहले आप भी क्लियर हो जाओ, आपसे क्या इनपुट्स लगने वाले, हमें भी पता चले हमें क्या आपके लिए मेहनत करनी है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ कंसल्टिंग। आप सब्सिडी कंसल्टेंट जो बोलते हो तो ये कंसल्टिंग का पार्ट आता है। तो जितना आप क्लियर रहोगे उतना अच्छे से आपका ये होगा। और ओवर कमिटमेंट भी बहुत है सर हमारे इंडस्ट्री में कि हाँ आप आज ही कर दो, परसों स्कीम बंद हो रही है, तरसों आपके फंड्स आ जाएंगे। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। देयर आर सर्टेन डेट्स, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन, हर एक प्रोसीजर से जाना ही जाना है। और ये वर्स्ट पार्ट है कि इस पे कोई फोकस नहीं डालता है, बात ही नहीं करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, मतलब ये सब ऐसा है कि आज ही हो जाएगा और कल ही पैसे आ जाएंगे। सो इट हैज़ अ होल जर्नी है इसकी भी। तो ये एक वर्स्ट पार्ट है हमारे इंडस्ट्री में कि लोग वो जर्नी को नहीं बताते या जर्नी को नहीं हाईलाइट करते, वो सीधा डेस्टिनेशन पे फोकस करते हैं। तो सर मैं ये समझना चाहूँगा, ये आप लोग के जो लोग जो लोन सब्सिडी स्कीम्स ये सब जो अप्लाई करते हैं, उन लोग का कॉमन गलती आप क्या देखते हो, क्या करते हो, उनकी जर्नी थोड़ा मुझे बताइए। तो सर हमारे यहाँ पे जो भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स आते हैं उनका क्या होता है ना, सबसे पहले तो वो एक तो गूगल और इंटरनेट और यूट्यूब यहाँ पे जितना भी कुछ अवेलेबल है पहले वो समेटने की कोशिश करते हैं। और वो समेट के वो खुद उनको ऐसा लगता है कि दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू नाउ। बट ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। और सेकेंडली जब यहाँ से वो थक जाते हैं पहले इसमें से, तो सेकेंड वो क्या करते हैं कि उनके नो हाउ में जो लोग हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, बैंकर या कोई डिपार्टमेंट है, तो ये वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं सर कि ये जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, इनका एक अलग ही काम है, फील्ड है, उनका ये काम है नहीं। और ये सब्सिडी रिलेटेड जो 10 साल 15 साल से काम कर रहा है ना, ही इज़ द राइट पर्सन टू कनेक्ट विथ। और थर्ड जो है, जब ये सारा चीज़ें होने के बाद जब वो लॉयर और इसके पास भी जाके जब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब थर्ड ये सब जब उसको डिससेटिस्फैक्ट्री लगता है उसके लॉयर से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से या बैंकर से, तो वो थर्ड क्या करता है कि सीधा डिपार्टमेंट में जाता है। और डिपार्टमेंट तो क्या है ना सर, पूरा पब्लिकली आज भी डिपार्टमेंट ने ओपनली सब पॉलिसीज ऑलरेडी दी हुई है। डिपार्टमेंट फिर वही आंसर देता है, हमने तो हमारी पॉलिसी ऑलरेडी दी है, ये आप भी ले जाओ, हाथ में थमा देता है, ये सारा आप करके लेकर आ जाओ। सो ये 3 कॉमन जो मिस्टेक है, ये जर्नी आप बोल रहे हो ना कस्टमर की, हमारे यहाँ ऐसी होती है। और ये होने के बाद वो लोग फिर जब हमारे से जब मुलाकात होती है तो इनके तीनों
वाले में हम लोग जो टाइम वेस्ट इन्होंने इतना किया है इतने इसमें, वी मेक श्योर कि हम लोग एक कॉल में या 1 डे में या 1 मीटिंग में ही ये सारा उसका रिजॉल्व कर दे, ताकि उनको ना कोई वीडियोस वगैरह देखना पड़े, ना उन्हें कोई दूसरे आदमी के पास जाना पड़े, और ना ही उनको कोई डिपार्टमेंट में जाना पड़े। इसका मतलब बेसिकली आप टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, आंसुओं से बचा रहे लोगों को। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली काम वही है हमारा कि टू ईज आउट ऑल द गवर्नमेंट कंप्लायंसेस और सब्सिडीज फॉर ऑल द MSMEs एंड बिजनेस ओनर्स। ये हमारा, यू कैन से दिस इज द पर्पस वी आर वर्किंग फॉर। ओके और सर ये बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे कि अरे ये सर तो MSME और ये इसके स्मॉल बिजनेसेस के हैं, लेकिन एग्रो टूरिज्म में क्या आप मदद कर पाएंगे? तो उनके लिए आपका जवाब क्या रहेगा सर? डेफिनेटली सर, गवर्नमेंट चाहती है काफ़ी कुछ एग्रो टूरिज्म हब्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बाकी भी स्टेट्स में अलग अलग टूरिज्म पॉलिसी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट एग्रो टूरिज्म को काफ़ी कुछ प्रमोट करती भी है और कर रही है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनको सीरियस एग्रो टूरिज्म में इंटरेस्ट है, एग्रो टूरिज्म फार्म डेवलप करना है, अदर इनकम सोर्स विद देयर एग्रीकल्चर, उनको अगर ये करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम to get into the agro-tourism world and take the maximum benefits of these schemes. अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं भी है तो भी आज का कॉन्वर्सेशन आपके काम का है, क्योंकि सूनर और लेटर आपके भी एरिया में जो सब्सिडी एक्सपर्ट होते हैं, है ना सर, तो उससे भी सब्सिडी जो कंसल्टेंट होते हैं उससे भी आप गाइडेंस ले सकते हो इसका ब्लूप्रिंट यूज करते हुए, है ना सर? बिल्कुल। और क्या है, कुछ कुछ स्कीम जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होती है, उसमें कोई ये नहीं है कि यही स्टेट में चलेगी वो स्टेट, तो वो तो अभी हम ऑलरेडी सर्व कर ही रहे हैं। और कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है जो वो स्टेट्स टू लिमिटेड रहती है, तो हम कुछ स्टेट्स में अभी सर्व कर रहे हैं, कुछ स्टेट में वी आर डेवलपिंग आवर एक्सपर्ट्स।